Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. Well, इससे पिछले टर्न पे मैंने आप लोगों को कराया था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट बार मैग्नेट इन एंड ऑन पोजीशन, या फिर हम उसे एक्सियल पोजीशन भी बोलते थे, या फिर हम उसे लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन भी बोलते थे। ये सारी बातें मैंने आप लोगों को पिछले टर्न पे करा दी थी। इसके साथ साथ मैंने एक क्वेश्चन और करा दिया था कि बार मैग्नेट और करंट कैरिंग सोलेनॉइड के बीच में क्या सिमिलैरिटी और क्या डिससिमिलैरिटीज़ हैं, ये भी मैं आपको बता चुका था। क्लियर? तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है बार मैग्नेट के कारण ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? चलिए तो शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि मैं इस क्वेश्चन को समझाऊं, कुछ बातें आप लोगों को ऑलरेडी पता होनी चाहिए। कैपिटल एम बराबर क्या होता है? स्मॉल एम इंटू 2l, जानते हैं आप लोग, है ना? अच्छा एक बात बताइए, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है तो ये किसी न किसी का रिजल्टेंट है। किस किस का? ये बातें आप सब लोग जानते हो, बताने की जरूरत तो नहीं है मुझे। अगर ये ए है और ये थीटा है तो व्हाट अबाउट दिस? सब लोग जानते हैं इस बात को। मैंने कई बार बताया, बीच वाली लाइन जिस लाइन के साथ एंगल बनाती है, यहाँ पर ये इस लाइन के साथ एंगल बना रही है तो इसको हम कॉस लिखते हैं, यानी ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, और बची कुछ लाइन साइन थीटा, ए साइन थीटा। कहानी समझ में आ रही है? एक बात बताएं, ये एक ऑब्जेक्ट है, कुत्ता इधर खींच रहा है इसे 5 न्यूटन से, बिल्ली इधर खींच रही है इसे 5 न्यूटन से, चूहा इधर खींच रहा है 7 न्यूटन से, चूहिया इधर खींच रही है 3 न्यूटन से। मुझे बता सकते हैं इस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स कितना लग रहा है? हाँ, 10 लग रहा है। समझ में आता है बात सभी को? आपके हिसाब से इस पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज 10 न्यूटन। कारण ये 5 है, ये 5 है, दोनों की वैल्यू सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, इस वजह से ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे, और ये 3 और 7 दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसलिए जुड़ जाएंगे, यानी 3 + 7 आंसर इज 10। डायरेक्शन ऐसे आएगी। ये सारी बातें आप लोग जानते हो, मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ, राइट? अच्छी बात है। अगली बात आती है, ये बताइए जरा मुझे, ये मैंने जो पिक्चर बनाई है ये क्या बनाया है? बार मैग्नेट की ये क्या है? एक्सिस। क्लियर? क्या है ये इसकी? एक्सिस। हमेशा कोई भी पूछे इक्वेटर कहाँ होती है, इक्वेटर, तो आप बोलना एक्सिस के परपेंडिकुलर जो होती है वो इक्वेटर होती है। तो ये इसका क्या है? इक्वेटर। समझ में आ रही है बात? इक्वेटर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। सीन क्लियर है? अच्छी बात है। इसको इक्वेटर भी बोलते हैं, इसको ट्रांसवर्स पोजीशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या फिर हम इसको ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है वो हमें ध्यान से सुनना है और बारीकी से हर चीज़ को समझने की कोशिश करनी है। तैयार है हम सब लोग? चलिए तो देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कल मैंने एंड ऑन पोजीशन निपटा दी थी, उसके जस्ट बाद एक न्यूमेरिकल भी था, वो भी करा दिया था। आज हम लोग देखने जा रहे हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। रेडी एवरीवन? लुक, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो ये मैंने यहाँ पर मैग्नेट बना दिया। सीन क्लियर है सभी को? ये मैग्नेट का एक्सिस है, ये इसका मिड पॉइंट है O, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स 2l। सीन क्लियर है सभी को? बोले भैया, ये मैग्नेट है, ये इसका मिड पॉइंट है O, डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल इज 2l, ऐसा हम लोग जानते हैं। अगर O मिड पॉइंट है तो मुझे बता सकते हैं ये डिस्टेंस कितना होगा? l। ये डिस्टेंस समझ में आती है बात सभी को? अब वो कह रहा है एक मैग्नेट के कारण इक्वेटोरियल पोजीशन में, इक्वेटोरियल, इक्वेटर आ रहा है, यानी कहाँ पर? यहाँ पर। समझ में आ रही बात? तो वो कह रहा है मैग्नेट के कारण इक्वेटोरियल पोजीशन में स्थित किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? ही इज टेलिंग यू ड्राइव द रिलेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ शॉर्ट बार मैग्नेट इन इक्वेटोरियल पोजीशन, इन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, इन ट्रांसवर्स पोजीशन। क्वेश्चन समझ में आता है आप सभी लोगों को? बोले भैया, किसी को कोई दिक्कत इसमें? बात समझ में आ रही है सभी को? आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? अगेन आई रिपीट द क्वेश्चन लास्ट टाइम।
ड्राइव द रिलेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ शॉर्ट बार मैग्नेट इन इक्वेटोरियल पोजीशन, इन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, इन ट्रांसवर्स पोजीशन। चलो चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको। मैंने मान लिया इस पॉइंट P का मैग्नेट के सेंटर O से जो डिस्टेंस है दैट इज R। क्लियर है सीन? चलो सिंपल, मैंने इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया, ठीक है जी। अब आप गौर से देखिए, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है R, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है L। अगर मुझे ये निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम मैंने बचपन में सुना था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बोलो भैया, सुना है हमने? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसमें ये हाइपोटेन्यूज है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यहाँ नीचे लिख देता हूँ मैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है इसमें? R, प्लस बेस कितना है? L। क्या स्टेप समझ में आया? अगर यहाँ से ये स्क्वायर हटाऊंगा तो इस पर क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। तो स्क्वायर हटाया मैंने तो ये रूट आ गया, यानी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। स्टेप समझ में आता है सभी को? अच्छा, ये भी R है और ये L है, इसी तरीके से ये भी हाइपोटेन्यूज निकालूंगा तो यही आने वाला है अंडर रूट। स्टेप समझ में आया आपको? आगे बढ़ता हूँ। इस ट्राइंगल को जरा गौर से देखिएगा आप लोग। ये साइड है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये साइड है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये तीसरी साइड है 2L। तो बता सकते हो ये कैसा ट्राइंगल हुआ? आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ। क्यों हुआ ये आइसोसेलेस ट्राइंगल? क्योंकि इसकी दो साइडें बराबर हैं, एक ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये बराबर है। तो चूंकि इसकी दो साइडें बराबर है इसलिए हम इसे बोलेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में अब लोग ये बात बखूबी जानते हैं कि जो दो साइडें बराबर होती हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं। ये बात क्लियर है सभी को? अब जैसे ये वाली साइड है, गौर से देखिएगा, ये वाली साइड है ये वाली, तो इसके अपोजिट में एंगल ये वाला है, और ये वाली जो साइड है उसके अपोजिट में एंगल ये वाला है। तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे? यानी अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। मैंने थीटा क्यों बनाया, समझ में आई बात सभी को? कोई दिक्कत? ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। बात समझ में आ रही है सभी को? अच्छी बात है। अगर ये बात समझ में आ गई तो हो जाओ शुरू। इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होने के लिए जिम्मेदार कौन? पोल्स। कितने पोल्स हैं यहाँ पर? 2 पोल्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू नॉर्थ पोल, ड्यू टू नॉर्थ पोल, एक एक करके दोनों पोल्स की वजह से हम लोग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो मुझे जरा गौर से देख के ये बताइए कि ये जो नॉर्थ पोल है इसके कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे आएगी? इशारा करके बताएं सब लोग। जिस पॉइंट पर डायरेक्शन निकालनी होती है वहाँ हम लोग नॉर्थ अज्यूम करते हैं, ये भी नॉर्थ है ये भी नॉर्थ है, तो फाइनली डायरेक्शन ऐसे आएगी। इसको मैंने नाम दे दिया B1। सीन क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ सिंगल पोल, फॉर्मूला पढ़ा था हमने, B इज इक्वल टू μ0/4 पाई m/r स्क्वायर, है ना? तो B की जगह क्या लिख दूं? B1। बोलो भैया, B1 इज इक्वल टू μ0/4 पाई m/r स्क्वायर। भैया इस पोल के कारण इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेंगे, और ये डिस्टेंस कितना है? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो R की जगह मैंने लिखा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। स्टेप समझ में आया सभी को भैया? सुना है स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है। क्लियर है सभी को? अच्छा, अगली बात, ये डायरेक्शन ऐसे जा रही है, N से P की तरफ जा रही है डायरेक्शन, तो इसे मैं क्या लिख दूंगा? NP वेक्टर। बात समझ में आई भैया सभी को? ये काय की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ गई? नॉर्थ पोल की वजह से। अब यही प्रोसेस दोबारा किसके लिए करेंगे? साउथ पोल के लिए। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P
ड्यू टू साउथ पोल। गौर से देखिएगा सभी लोग, ये साउथ पोल है, इस साउथ पोल के कारण इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, किधर होगी? ऐसे होगी। बात समझ में आती है सभी को? ये मैंने बना दिया इसको B2, क्लियर? ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर नीचे लिख देता हूँ थोड़ा सा। सीन क्लियर है ना सभी को? अच्छी बात है। फिर वही कहानी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ सिंगल पोल। तो B की जगह अब क्या लिखूंगा? B2 इज इक्वल टू μ0/4 पाई m अपॉन आर स्क्वायर। अब अपन इस पोल के कारण इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। तो r की जगह हमारे पास है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। सुना है स्क्वायर से रूट कट जाता है। अच्छा, इसकी डायरेक्शन कैसे आ रही है? एस पी नहीं, पी से एस की तरफ आ रही है। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर? पी एस वेक्टर। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया, इसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? सबको बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ता हूँ। बाय इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को जरा गौर से देखिए, स्पेशली दोनों के RHS को देखिए। RHS, दोनों के RHS बिल्कुल सेम है। जब RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होंगी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? बाय इक्वेशन 1 एंड 2, B1 इज इक्वल टू B2, इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक बात ओके है? अच्छी बात है। अब मैं आगे की बात करता हूँ, गौर से सुनिएगा सब लोग, ठीक है? ध्यान से देखिएगा। भैया इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होना था वो हो गया, नॉर्थ पोल की वजह से इधर हो गया, साउथ पोल की वजह से इधर हो गया। अब ये दो मैग्नेटिक फील्ड हो गए। अब मुझे इन दोनों का नेट वैल्यू निकालना है कि क्या होगा। तो पहले तो मुझे ये B1 जो दिख रहा है, ये किसी न किसी का रिजल्टेंट है। किस किस का? तो ये होगा इसका और इसका। जो बोला समझ में आया? मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ, इसलिए ध्यान से समझने की कोशिश करना एक एक स्टेप को। बात समझ में आ रही है यहाँ तक सभी को? कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाऊँ? आगे बढ़ जाऊँ? तो ये रिजल्टेंट किस किस का है? इसका और इसका। बात समझ में आ रही है ना सभी को? कोई दिक्कत? समझ में आ गया सभी को? सीन क्लियर है? आगे बढ़ जाऊँ? अच्छी बात है, चलता हूँ आगे। अगर ये बात समझ में आ गई तो फिर गौर से देखिएगा। ये मुझे मालूम है कि अगर ये एंगल थीटा होता है तो ये भी थीटा होता है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये बात आप लोग समझते हैं अच्छे से? तो अब गौर से देखिएगा, ये वाली लाइन, ये लाइन ये है, ओके ठीक है? ये लाइन एंगल थीटा बना रही है, तो ये वाली लाइन कितना एंगल बनाएगी? आपको समझ में आया? बोलो भैया। अगर ये B1 है और ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? B1 cos थीटा। समझ में आ रही है बात सभी को? कोई दिक्कत? ये कितना हो जाएगा? B1 sin थीटा। स्टेप समझ में आया सभी को? बढ़ू आगे? अच्छी बात है। ये B2 भी किसी न किसी का रिजल्टेंट है। किस किस का? इसका और इसका। सही बोल रहा हूँ? तो ये मैंने बनाया इसका और ये इसका। सीन क्लियर है? मैंने बचपन में ये भी पढ़ा हुआ है कि भैया ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, ऐसा सुना है मैंने, है? आप गौर से देखिए, इसको गौर से देखिए, यही शेप है, ये और ये। अब जब ये एंगल थीटा है तो व्हाट अबाउट दिस? थीटा। क्लियर है? ये B2 है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? B2 cos थीटा और ये B2 sin थीटा। सीन क्लियर है? अब बॉस B1 और B2 का तो रोल खत्म हो गया। इस B1 का रोल खत्म, क्योंकि मैंने B1 के दो टुकड़े कर दिए, B1 sin थीटा और B1 cos थीटा। B2 का भी रोल खत्म, क्योंकि इसको भी दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया, B2 cos थीटा और B2 sin थीटा। बात समझ में आ रही है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो मैं थोड़ा सा इस पिक्चर में बताऊंगा तो हौच पौच हो जाएगा, इसलिए मैं इधर साइड में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन। ये पॉइंट हमारा P है,
जहां में B1 साइन थीटा ऊपर की तरफ लग रहा है, B1 साइन थीटा, ठीक है। B2 साइन थीटा नीचे लग रहा है, B2 साइन थीटा, ठीक है। B1 कॉस थीटा और B2 कॉस थीटा इधर काम कर रहे हैं ना। ये वही है अव्याल वाले, कुत्ता बिल्ली चूहा चूहिया, है ना। B2 कॉस थीटा और B1 कॉस थीटा। चित्र समझ में आ रहा है ये वाला। अब आप गौर से देखिए, इक्वेशन नंबर 3 हमसे ये कह रही है कि B1 बराबर है B2 के। अब देखो इस स्टेप को देखो, साइन थीटा, ये दोनों तो बराबर है ही हैं। अब चूंकि B1 और B2 भी बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, B1 साइन थीटा बराबर B2 साइन थीटा। तो ये दोनों की वैल्यू बराबर हो गई, डायरेक्शन अपोजिट हो गई, सो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अब ये जो दोनों बचे हैं, ये दोनों इसको ऐसे खींच के ले जाएंगे, तो इस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा। समझ में आई बात। जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले 7 + 3 कर रहे थे, वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, B1 cos थीटा प्लस। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, गौर से देखिएगा, यहाँ पर लैंग्वेज लिखी हुई है आपके नोट्सों में, यही लिखा हुआ है, बिकॉज B1 साइन थीटा एंड B2 साइन थीटा आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, सो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा बेटा, B बराबर B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा। स्टेप समझ में आया सभी को, किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाऊं, है क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगली बात पे आता हूं, गौर से देखेंगे हम लोग। सीन क्लियर है ना यहाँ तक। तो B इज इक्वल टू B1 बराबर B2 है, तो B1 की जगह B2 लिख दूं। तो ये हो गया हमारा B2 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा। स्टेप क्लियर है भैया, बोलो भैया किस आधार पे लिखा, बाय इक्वेशन 3। ओके चलिए, B2 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा 2B2 cos थीटा। समझ में आ रही है बात सभी को। आगे बढ़ जाऊं। B इज इक्वल टू 2, B2 की वैल्यू कितनी है, μ0 अपॉन 4 पाई m अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इसकी होल पावर कुछ नहीं है, तो कितनी मानूं, 1। जिसका कुछ नहीं होता उस पर 1 मान सकते हैं। बचा क्या, cos थीटा। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बिकॉज वी नो दैट cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन, अप्लाई करो जरा इसमें, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। गौर से देखिएगा इधर, इस ट्रायंगल को देखिए, cos थीटा इज इक्वल टू बेस कितना है, हाइपोटेन्यूज कितना है, √r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला लगा रहा हूँ, cos थीटा की जगह मैंने लिखा बेस हो गया l, और हाइपोटेन्यूज कितना लिखूँ, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अंडर में आएगा, अंडर रूट अगर हटा दूंगा तो पावर कितनी हो जाएगी, 1/2। स्टेप समझ में आया भैया सभी को, कोई दिक्कत। आगे बढ़ जाऊं। अगर ये पूरी कथा समझ में आ रही है तो अगले स्टेप पे आता हूं मैं, गौर से देखेंगे हम लोग। यहाँ कर दूंगा मैं, इसे मिटा दूं। सभी लोग ध्यान से देखिएगा। B इज इक्वल टू, देख पा रहे हैं आप लोग प्रॉपर, B इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई। सबसे पहले मैंने इसको चटकाया, तो μ0 अपॉन 4 पाई। अब आप देखिएगा जरा ध्यान से, स्मॉल m इंटू 2l, क्या करूं, कैपिटल M, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कैपिटल M बराबर स्मॉल m इंटू 2l होता है। सीन क्लियर है सभी को। अब आ जाओ इधर। अब ये बच गया अपने पास। इन दोनों को देखो ध्यान से, यहाँ भी r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर है, यहाँ भी r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर है, यानी बेस सेम है, और बेस सेम होंगे तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर 3/2। स्टेप समझ में आया सभी को, अच्छी बात है। तो ये हमारा एक जनरल रिलेशन आ गया। आगे बढ़ते हैं।
इफ आर इज ग्रेटर देन एल, यानी आर की वैल्यू एल से बहुत ज़्यादा बड़ी है। आर बहुत बड़ा है, एल का मतलब क्या है, देखो आर यही तो है। अब आर बहुत बड़ा है, इसका मतलब पॉइंट पी जो है ना वो मैग्नेट के सेंटर से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है। तो ऐसी सिचुएशन में नेग्लिजिबल कौन हो गया? और फिजिक्स में जो चीज़ें बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती हैं उसे हम लोग ज़ीरो मान लेते हैं। तो एल की जगह यहाँ क्या चटका देंगे? ज़ीरो। तो फाइनली ये हमारा हो जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू 0/4 m अपॉन आर स्क्वायर की पावर, क्योंकि एल तो हट ही गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो b बराबर आ गया हमारा म्यू 0/4 m अपॉन आर क्यू। क्लियर है? यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर एम्पियर मीटर। जो बोला आपको पल्ले पड़ा, सीन क्लियर है सभी को? तो अगर किसी ने बोल दिया ड्राइव द रिलेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ शॉर्ट बार मैग्नेट इन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, तो कर पाएंगे हम लोग? बोलो भैया। अच्छी बात है। अगर सीजीएस सिस्टम में ये फॉर्मूला निकालना हो तो है म्यू 0/4 हटा देंगे। समझ में आई बात आप लोगों को? सोच लो। अच्छी बात है। अगर ये बात समझ में आ गई है तो फिर अगली बात पे आता हूँ। सोच समझ के जवाब देना, सभी लोगों को मिलजुल के रिप्लाई करना है। मुझे ये बता सकते हो कि इस पॉइंट पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आया है वो कितना आया है? म्यू 0/4 m अपॉन आर। डायरेक्शन कैसे है? ऐसे है, क्योंकि v1 cos थीटा v2 cos थीटा इधर ले जाएंगे। समझ में आ रही है कहानी? यानी इस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है। तो मुझे बता सकते हो ये जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक एक्सिस के कैसी है? समझ में आई बात? यानी इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक एक्सिस के पैरेलल है, राइट? मेरी दूसरी बात, ये जो डायरेक्शन है आपको क्या लग रहा है, नॉर्थ टू साउथ की तरफ है या साउथ टू नॉर्थ की तरफ है? नॉर्थ टू साउथ की तरफ है कोई माइकल लाल जो मुझे ये बता दे कि मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ की तरफ होती थी? अब चूंकि मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होती थी और यहाँ पर जो डायरेक्शन आ रही है वो, तो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन में आ रही है या मैग्नेटिक मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है? हाँ, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ऐसा पूछता है कि ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में पॉइंट P पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, दैट इज ऑप्शन नंबर A इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, ऑप्शन नंबर B इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, C कांट से D नन ऑफ दीज, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। क्यों बोला है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट? समझ में आई बात? अच्छा, अब इसका थोड़ा सा लैंग्वेज बोल देता हूँ, आप सभी लोग ध्यान से सुन लें। इन फिगर देयर इज अ बार मैग्नेट NS, बोलो। द मिड पॉइंट ऑफ द मैग्नेट इज O, the distance between the two poles is 2L. We want to determine the intensity of magnetic field at point P, which is at a distance small r from the center O of the magnet in broadside on position. Then according to the figure. सीन क्लियर है? समझ पा रहे हैं? 3 मिनट दिए मैंने आपको, तसल्ली से पूरा डेरिवेशन और लैंग्वेज अच्छे से देख लें। आगे बढ़ते हैं। मुझे एक बात बताओ, ये मैंने यहाँ पर एक मैग्नेट बनाया हुआ है, दिखाई दे रहा है आप सभी को मैग्नेट प्रॉपर? ये मैग्नेट की एक्सिस है, राइट गाइस? अगर पॉइंट यहाँ पर मानता है ना, और ये मैग्नेट का सेंटर है O, अगर पॉइंट यहाँ पर मानता तो ये कौन सा सिचुएशन होती है, एंड ऑन पोजीशन या ब्रॉड ऑन पोजीशन? एंड ऑन पोजीशन होती। और इसका फॉर्मूला कल आप लोगों ने ड्राइव किया था, एंड ऑन पोजीशन में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का जो रिलेशन होता है एंड ऑन पोजीशन में, म्यू 0/4 2m अपॉन आर। सीन क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? अगर पॉइंट यहाँ की बजाय मैं यहाँ मानता तो ये कौन सी पोजीशन होती? कौन सी पोजीशन होती है? ब्रॉड ऑन पोजीशन होती है ना। जितनी डिस्टेंस पे ये पॉइंट कंसीडर किया है उतनी डिस्टेंस पे मैंने ये पॉइंट कंसीडर किया है, ना कम ना ज़्यादा। क्लियर? तो अगर ये ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन होती तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला आता है ब्रॉड ऑन पोजीशन, मैंने सिंपल शॉर्ट में B लिख दिया, ब्रॉड ऑन पोजीशन।
तो ये रिलेशन बेटा हमारा आता है μ0/4 पाई m/r³। सीन क्लियर है? अब मैं इन दोनों का रेशो निकालूं, इसमें इसका डिवाइड किया, ये कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल, r³ से r³ कैंसिल, तो b एंड ऑन अपॉन b ब्रॉड ऑन इज इक्वल टू 2:1। या मैं चाहूँ तो इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, एंड ऑन पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रॉड ऑन पोजीशन। सीन क्लियर है? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैग्नेट के सेंटर से सेम डिस्टेंस पे, जितनी डिस्टेंस ये उतनी सेम डिस्टेंस होगी तभी ये कटेंगे। अगर ये डिस्टेंस अलग अलग हो गई तो ये कट पाएंगे क्या r³? फिर नहीं कटेंगे। ये क्लियर? यानी ये रेशो 2:1 आएगा। ये कब आएगा? जब ये डिस्टेंस सेम हो। क्लियर? यानी कहने का तात्पर्य ये है कि मैग्नेट के सेंटर से सेम डिस्टेंस पे, मैग्नेट के सेंटर से सेम डिस्टेंस पे एंड ऑन पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड और ब्रॉड ऑन पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशो होता है दैट इज 2:1। क्लियर है? समझ में आ रही बात? या एंड ऑन पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो ब्रॉड ऑन पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड की 2 टाइम्स होती है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? बोलो भैया। कोई दिक्कत? नोट पढ़ लो, समझ जाओगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे सामने एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है और उस न्यूमेरिकल में वो हमसे कह रहा है कि एक मैग्नेट है और उस मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर है। 0.2 तो नहीं है, 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर है। तो कह रहा है मैग्नेट के सेंटर से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। यानी उसने मुझसे बोला है कि भैया मैं एक फिगर बना रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। ये मैग्नेट है, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में पॉइंट यही तो मानते थे हम लोग। बोलो भैया। तो कह रहा है, और इस डिस्टेंस को आप आर से ही तो डिनोट करते थे, तो वो ये कह रहा है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। क्वेश्चन समझ गए सब लोग? सेंटी कितना होता है भैया? तो सेंटी की जगह मैंने 10⁻⁻² लिख दिया। अब क्या है? चमका दो। फार्मूला आप लोग जानते ही हो, B इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है? μ0/4 पाई m/r³। बाय द वे μ0/4 पाई की वैल्यू कितनी होती है? कैपिटल M उसने दिया है हमको 2, R कितना है अपने पास? 20 इंटू 10⁻⁻² का क्यूब। समझ में आ रही है बात? क्या आ रहा है आंसर बेटा? 2.5 करके कुछ आ रहा होगा। हाँ, 2.5 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। क्या न्यूटन पर एम्पियर मीटर की जगह टेस्ला लिख सकता हूँ क्या? और वेबर पर मीटर स्क्वायर लिख सकता हूँ? नोट डाउन कर लो फटाफट, फिर आगे की बात करेंगे। इसके बाद हमको एक नोट दे रहा है और वो नोट आपको याद ही रखना है। और शायद पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है चैप्टर 4 मैंने जब पढ़ाया था तो वहाँ पर एक न्यूमेरिकल में ये चीज़ यूज़ भी आई थी, तब भी शायद मैंने आपको बताया हो। मैंने बताया था कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है दैट इज़ ऑलवेज फ्रॉम जोग्राफिकल साउथ पोल टू जोग्राफिकल नॉर्थ पोल। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर कोई भी आपसे पूछे कहाँ से कहाँ की तरफ होती है तो बोलना जोग्राफिकल साउथ पोल टू जोग्राफिकल नॉर्थ पोल। समझ में आ रही है बात? जैसे ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, साउथ पोल टू, याद रखना है आपको ये। क्लियर? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कोई भी पूछे तो डायरेक्ट जोग्राफिकल साउथ पोल टू जोग्राफिकल नॉर्थ पोल। देख लीजिए नोट में वही लिखा है, फिर आगे बढ़ूंगा। न्यूट्रल पॉइंट्स। जब आप हंस रहे होते हो आप खुश होते हो, जब आप रो रहे होते हो आप दुखी होते हो, लेकिन साला न्यूट्रल में तो कोई रिएक्शन ही नहीं होता। सही बोल रहा हूँ ना? न्यूट्रल में अगर आप हैं, न्यूट्रल पोजीशन यानी उदास हैं अगर आप, तो ना आप खुश हैं ना आप दुखी हैं। सही बोल रहा हूँ? गाड़ी न्यूट्रल में है तो वो ना तो आगे जाएगी ना पीछे जाएगी। सही बोल रहा हूँ? न्यूट्रल का मतलब यही होता है। कोई पूछे न्यूट्रल पॉइंट क्या होते हैं, तो सबसे आसान डेफिनेशन जो लोगों को लगती है यूजुअली कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर नेट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। ऐसे पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट्स।
द पॉइंट्स इन द मैग्नेटिक फील्ड वेयर द नेट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट्स। क्लियर है, समझ में आ रही है बात? क्लियर? आप तो सिंपल देसी में लिख दो, द पॉइंट वेयर द नेट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट। कहानी समझ में आई? सुनते जाना, अभी 2 डेफिनेशन लिखी होंगी शायद आपके में और करके, है ना? दोनों को सुन लीजिएगा। ये डेफिनेशन ठीक है, याद करने के लिए तो अच्छी है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट्स भी बहुत सारे छुपे हुए हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। किसी जगह जहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है, ऐसे पॉइंट को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। अब न्यूट्रल पॉइंट पर चूंकि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, अगर वहाँ पर मैं कोई मैग्नेटिक निडल रख दूँ या कोई मैग्नेट रख दूँ तो वो कहाँ रुकेगा? किसी भी डायरेक्शन में रुक जाएगा, क्योंकि भैया हमने ये पढ़ा है फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो वहाँ पर क्या अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उसे कहीं ना कहीं अपनी तरफ खींचता है, तभी तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है। लेकिन साला अगर किसी जगह मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो है तो वहाँ पे तो खींचाता नहीं करेगा को उतना ने, तो बाकी ता इच्छा होगी ता रुकेगा। क्लियर है, समझ में आ रही है बात? यानी न्यूट्रल पॉइंट्स पर अगर कोई मैग्नेटिक कंपास रख दिया जाए या मैग्नेटिक निडल रख दी जाए तो वो किसी भी डायरेक्शन में रुक सकती है। तो क्यों रुक रही है, समझ में आ रही है बात? क्योंकि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। तो एक डेफिनेशन तो हमको ये समझ में आती है, द पॉइंट वेयर द नेट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट। क्लियर? अब दूसरी डेफिनेशन ध्यान से समझिएगा, ठीक है? गौर से देखेंगे ऑन द बोर्ड। पहले मैं देसी तरीके में बताऊंगा, फिर थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा, ठीक है? जिससे आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आए। ये मैंने मैग्नेट रखा है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है, राइट? अर्थ के भी अपने नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। तो ये अर्थ का नॉर्थ पोल है यानी ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, और ये अर्थ का साउथ पोल है यानी ज्योग्राफिकल साउथ पोल। सीन क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? अच्छी बात है। तो गौर से देखिएगा कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन, जैसे मैं पूछूं इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, तो मुझे मालूम है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नॉर्थ टू साउथ जाती हैं। सही बोल रहा हूँ? तो यानी इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी? इस तरफ। बोलो, ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से पैदा हो रहा है? नहीं, मैग्नेट की वजह से। मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है, ठीक है? किस तरफ है? इस तरफ। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है? तो अर्थ से जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आएंगी वो ऐसे आएंगी। बोलो भैया, एरो किधर बनाऊं इसमें? इस तरह बनाऊं। तो अर्थ के मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? ऐसे होगी। बोलो। और जब ये मैग्नेट के कारण प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ के कारण प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जब दोनों एक दूसरे के बराबर और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? और नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो ऐसे पॉइंट को आप क्या बोलोगे? न्यूट्रल पॉइंट। कहानी समझ में आ रही है आपको? ऐसा पॉइंट जहां पर मैग्नेट के कारण प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ के कारण प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के बराबर और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो ऐसे पॉइंट को न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं, क्योंकि वहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है। समझ में आई बात? ये तो मैंने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के अंदाज में आपको समझाया, बाकी का दूसरे अंदाज में भी आपको समझाता हूं, समझने की कोशिश करिएगा। ये मैग्नेट है। अब यार थोड़ी देर पहले आपने ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पढ़ी है, ताजा ताजा याद है आपको? अगर पॉइंट यहां होता तो ये कौन सी पोजीशन होती? ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन होती। मैंने पूछा था तुमसे इस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी? इधर बताई थी आपने। तो ये क्या है? मैग्नेट के कारण प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड साउथ टू नॉर्थ जाता है, तो ये हो गया अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। कहानी समझ में आ रही है? क्लियर है? इसलिए इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रल पॉइंट। क्लियर? और ये पॉइंट जो है वो कहाँ मिल रहा है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही तो मिल रहा है। The point in the magnetic field where the magnetic field produced by the magnet and magnetic field produced by the earth are equal in magnitude and opposite in direction. So the net magnetic field at that point is zero. That is why that point is called. नहीं आई मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है सभी को? वैसे तो आप देसी में लिख देना, the point where the net intensity of magnetic field is zero is called neutral point. पढ़ लें neutral point, समझ जाएंगे आप लोग। तो आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।